मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से की जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी और वह दिन प्रतिदिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई तो वहाँ का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही बात निकली कि भगवान ऐसा मंजर किसी भी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरा बेटा और बेटी। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद भी मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके, बस इसी कारण वो मुझसे नफरत करते थे। हर वक्त मुझे गुस्से से ही बात करते। इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। वह दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजारने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी, वह भी मुझे बोझ ही समझते थे। उनके ख्याल से जैसे मैंने ही उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बहुत समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, वो भी ऐसे व्यक्ति से की जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे लिए तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ ही रहने लगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई। अभिषेक 15 साल का हो गया जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया। वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा मकान अपना था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम लोग सो रहे थे तो अचानक ही बहुत जोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी और देखते ही हैरान रह गई कि कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई। मुझे डर था कि अभिषेक कहीं इस छत के नीचे तो नहीं दब गया। जब मैं करीब गई तो जाकर देखा कि अभिषेक वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसकी कमरे की छत गिर गई थी। मैं ईश्वर से धन्यवाद की कि यह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सके। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बाहर तो कोई सो नहीं सकता था और कमरे में एक बेड और चारपाई ही थे। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे। यह तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, हम क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा और बेटी कमरे में सोए तो सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित सी रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गया, जबकि अदिति अब तक सो रही थी। वह इतनी देर तक तो कभी नहीं सोई थी।
लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी, लेकिन वह नहीं उठ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया है। मैं फौरन से अभिषेक को बोली कि डॉक्टर को घर ले आओ, तो अभिषेक डॉक्टर को घर लाया। डॉक्टर ने कहा कि यह लड़की बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना और फल और खाना वगैरह अच्छे से खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो मैंने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैं बाहर जाकर उसको देखा तो वह चादर को धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो और अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो पाओगी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पे क्यों सवार हो गया है? चादर तो इतनी गंदी भी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। इसे छोड़ो, मैं खुद इसको धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद वह सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। मैंने सिर्फ उसको हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत मेहनती था और घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान पर ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खा कर आया हूँ। वह देर से आया और अदिति भी पहले ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी कमरे में सोने चला गया। मैं भी रसोई में अपनी चारपाई डाल दी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया और मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। मैं भी अभिषेक को कभी नहीं बताया कि वो मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह भी मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था, मेरा कहना भी मानता था। वह घर में अकेला ही मर्द था। वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम औरतें जाती भी कहाँ। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया है। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैं डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने भी वही बात कही कि आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा वही दाल सब्जी खिलाई थी, फल भी खिलाए थे और पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। डॉक्टर ने कहा दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई? आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना, कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई। कुछ देर बाद वो चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो यह देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही थी। वह तो फिर से बेड की चादर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से ही देख रही थी, क्योंकि वह जो भी कर रही थी वह सब कुछ मामूली तो नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी। बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक ही साथ पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वो बच्चे पैदा करती है।
तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगी तो यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे दिन उसने चादर धोकर छत पर सूखने को डाली। वह आसपास देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं। मैं रसोई की खिड़की से यह सब देख रही थी। मैंने उसको ऐसा एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपनी ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले कि नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने उसको नाश्ता करवाया, दवाई दी और दुकान पर चली गई। हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पे कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने के लिए आते थे जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया। वह तो पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बता देती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज़ खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अदिति और अभिषेक को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। बेटे ने कहा, तुमने अभी से अपनी तबीयत खराब कर ली, इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर यह सब तुम नहीं कर सकती। मेरी बेटी ने कहा, नहीं, यह काम मुझे करना है। मैं इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रही हैं? एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया। वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? वह घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि तुम्हारा दिल खराब हो गया? तुम क्या खा रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? मुझे अगर पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पे लग गई है तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई और उसने कहा, माँ, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी या किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? अगर मैंने इस चादर को धो दिया तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दिया। आपको तो पता है कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट भी ख़राब हो गए हैं। इसीलिए अगर मुझे उल्टी आ रही है तो इसका कोई और मतलब तो नहीं है। मेरी बेटी मुझे इस तरह से बात कर रही थी तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक से अभिषेक भी आ गया। उसने कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। मुझे तो ऐसा बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से किसी भी बात के तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया है। मेरे दिल में जो बात आ रही थी वो मैं बोलती ही जा रही थी कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वो क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था। मुझे तो शाम को ही कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वो सिर्फ जग ही नहीं रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। बेटी कहने लगी, हाँ, खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन अभी कल जब फिर से मेरी तबीयत ख़राब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैं कमरे को खोलने की कोशिश की तो वह हैरान रह गई कि कमरा तो अंदर से बंद है। उन्होंने कमरे को अंदर से क्यों बंद किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनका दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। उसके बाद जब मैं कमरे में देखी तो उनके अलावा कोई कमरे में और नहीं था।
और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोले? तो कहने लगे, हम तो सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तुम लोग जग रहे थे और बात भी कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम क्यों जगेंगे इस समय और कौन सी बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो दोनों ऐसे ही बैठे थे जैसे वो नींद से अभी अभी जगे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नीले रंग के निशान भी थे। यह तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगी कि छुरी लगी है। लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाया करती, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे, कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी, मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था वैसे मैं सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को एक साथ क्यों रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मुझे जवान लड़का और लड़की को एक साथ कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए था। अभिषेक था तो अदिति का सौतेला भाई ही। नीयत बदलने में देर नहीं लगती। जवानी की उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई तो सौतेला। फिर मैंने कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? यह मेरी गलती थी। जब हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियां तो पैदा होंगी ही। अच्छी बुरी बातों का ख्याल तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सारे विचार सही हो गए तो सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा, यह तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वह दवाइयाँ दी। मैं परेशान हो गई कि यह किस चीज़ की गोलियाँ उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी है? दोनों हल करना चाहते हैं। मैं उसके बारे में मुझे नहीं पता था और यह दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने भी वह दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उसको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा, रात को सोने से पहले खा लेना तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। 2 दिन तक वाकई में मेरी बेटी बेहोश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद शायद वह उसकी गोलियां खत्म हो गई थी। 1 दिन के बाद मेरी बेटी फिर से बेहोश हो गई। मेरा बेटा घर पे नहीं था, इसीलिए आज मैंने फ़ायदा उठाने की सोची। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से अपनी बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोल कर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही इसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती थी। जब मैं चादर को खोल कर देखी तो पहले तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर हैरान रह गई। उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे। क्यों चादर पर सफ़ेद बाल थे? पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे यह समझ नहीं आया कि यह किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटी और बेटे की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसीलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है। वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ, वह चादर कहाँ है? तो मैंने उससे कहा, वह तो मैंने धोकर डाल दी है। यह सुनकर वह मेरे पास से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो, यह सब क्या था? तुम मुझसे इतने दिनों तक क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास आकर बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों से ज़मीन तले ही खिसक गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं।
घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे। लेकिन हमें ऐसा कोई काम मिल नहीं रहा था जो हम लोग कर पाए। फिर भैया के दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही नकली किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस के बाहर था। इसीलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया। उस काम के वो बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भैया को आराम भी करना होता था। इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और उनको मैं संभाल लेती थी। उसी के बाल सुबह सुबह चादर पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह से धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती और हम आपको यह सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब काम कर रहे थे और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह सुबह बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ ला कर दी थी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वो उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो जो बातें की वह हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है, उसके रिश्तेदार भी तो हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह उनके साथ भी तो जाके रह सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता था, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वो कहता था कि वह रात में भी सब कुछ कर लेगा, दिन भर तो वो बेचारा मेहनत ही करता था। इसीलिए उससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता कि वह रात में भी यह सब कुछ कर लेगा, लेकिन दिन भर तो वह बेचारा मेहनत करता था। इसीलिए मैंने उससे कहा, रात को तुम आराम करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। हमने यह बात अभिषेक को नहीं बताई, अदिति ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि यह सब काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और नहीं गिरना चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिषेक ने उस कमरे की छत डलवा दी और हमारा घर का कमरा ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया, लेकिन यह अच्छा किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए। फिर वो चाहे मेरे अपने थे या वो मेरे पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं।